एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। अब देखो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इज, हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है जो सराउंड कर रहा है अर्थ को, ऑब्वियसली वो हर एक उस पर सेम हाइट पे नहीं है, मतलब हर एक हाइट्स पे सेम थिकनेस पे नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो हर एक रीजन की अपनी अपनी थिकनेस है, उसकी खुद की अपनी डेंसिटी है, ठीक है। अब हमारे पास जो सबसे लोएस्ट रीजन होता है ना एटमॉस्फेयर का, उसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पर हम ह्यूमन बींग्स रहते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, दैट इज नोन एज ट्रोपोस्फेयर, दैट इज द लोवेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो लोवेस्ट जो रीजन है ना वो सी लेवल से अप्रॉक्स 10 किलोमीटर अबव है, ठीक है। और दूसरी जो बात होती है वो आती है स्ट्रेटोस्फेयर की, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर इज कि जब सी लेवल मतलब 10 to 50 किलोमीटर अगर है अबव द सी लेवल, तो ये है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे वाटर वेपर्स होते हैं। ट्रोपोस्फेयर एक ऐसा रीजन है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्लाउड फॉर्मेशन होता है और इवन ऑक्सीजन की स्ट्रॉन्ग वो होती है, ठीक है, कम्बिनेशन। तो ये होता है ट्रोपोस्फेयर, इसके अंदर वाटर वेपर्स भी ज़्यादा होते हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसके अंदर ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स हो गए सल्फर के या नाइट्रोजन के, इसके अंदर ओजोन होता है, ठीक है। तो इसमें जो ओजोन होता है ना O3, वो हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, ठीक है। तो जो भी हमारी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती है फ्रॉम द सन, तो ये हेल्प प्रिवेंट करता है ह्यूमन बींग्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, तो इसलिए ये बहुत यूजफुल है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। तो हम ना बेसिकली जो एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन पढ़ेंगे वो हम दो लेवल्स पे पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे ट्रोपोस्फेयर और दूसरा हम पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। हो गया। तो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को हम दो उसमें क्लासिफाइड करते हैं फॉर्म्स में, फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेरिक एंड नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फेरिक, ठीक है। तो फर्स्ट जो है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। दो फॉर्म्स में हम स्टडी करेंगे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को, फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर एंड सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर जो है वो जनरली कब फॉर्म होता है, जब जो हमारे प्रेजेंस होते हैं ना सब सॉलिड और गैशियस पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर से, उनसे ट्रोपोस्फेयर जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर जो इसके जो मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं वो हैं हमारे पास गैशियस पॉल्यूटेंट्स, गैशियस पॉल्यूटेंट्स है फर्स्ट, और दूसरा है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। अब जो हमारे गैशियस पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना, इनमें क्या क्या आते हैं, हमारे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आते हैं और हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड्स, ठीक है, और जो भी ऑक्सीडेंट्स होते हैं। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स में आते हैं हमारे पास स्मोग, ठीक है, मिस्ट, स्मोक, ठीक है, फ्यूम्स, डस्ट एक्सेट्रा, ये सब आते हैं हमारे पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स में, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैशियस पॉल्यूटेंट्स। देखो गैशियस पॉल्यूटेंट्स में क्या है, गैशियस पार्टिकल्स है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ठीक है। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर कैसे प्रिपेयर होता है, ये फॉर्म होता है जब जो हमारे सल्फर होते हैं ना, जिनके अंदर फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जब हम उन्हें बर्न करते हैं, तो सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स
आर बर्न्ड, ठीक है। जब हम इन्हें बर्न करते हैं तो हमारे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर प्रोड्यूस होते हैं। सबसे जो मेन है वो है हमारा सल्फर का ऑक्साइड SO2, जो कि क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना वो बहुत हार्मफुल है। इवन अगर इसका हम स्मॉल कंसेंट्रेशन भी लेना तो भी ये कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करता है। इससे हमारा ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होने के चांसेस है, ब्रोंकाइटिस वगैरह, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो जब एटमॉस्फेयर में होता है तो ये ना ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सीडेशन कर देता है SO2 की। मतलब कि जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ ये रिएक्ट करके ना SO3 बना देता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। और इवन जब ये कंसेंट्रेशन, देखो अब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर SO3 बना दिया, तो सल्फर डाइऑक्साइड एक तो प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं, एनिमल्स के लिए भी, ह्यूमन बींग्स के लिए भी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी होती है और ये स्लो कर देता है रेट को, रिएक्शन को स्लो कर देता है, ठीक है। ये हो गया ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ठीक है। ये जब O2 है, जब हमारा ओजोन प्रेजेंस होता है इसमें, तो इवन ये और बढ़ा देता है, उसके प्रोडक्शन बढ़ा देता है, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर में इतना है। नेक्स्ट इसका है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में ना हमारे पास एक तो आता है डाई ऑक्सीजन और दूसरा आता है डाई नाइट्रोजन। वो दोनों रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते, हाई एल्टीट्यूड्स पे जब लाइट स्ट्राइक करती है तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंबाइन करते हैं और हमारे पास NO2 बना देते हैं, जिससे वो ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रेट आयन में, NO3 नेगेटिव में, ठीक है। तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन पहले बनता है NO, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। फिर दोबारा से जब इसे रिएक्ट कराते हैं हम तो ये बनता है NO2, ठीक है। अब जब जब हम O2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो NO2 बन गया। अब ये जो NO2 की कंसेंट्रेशन है ना, ये इवन ज़्यादा हो जाती है जब हम ओजोन यूज़ करते हैं इसकी जगह, ठीक है। तो NO की प्लस O3 करेंगे तो और बढ़ जाएगी इसकी कंसेंट्रेशन, ठीक है। ये है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। बस नाइट्रोजन NO2 जब हम ऑक्सीजन की जगह O3 ले लेते हैं तो दैट इज़ प्रोड्यूस, मतलब और ज़्यादा इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है। NO2 तो जो होता है ऐसे ही सेम जो हमने ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर बना था, इसकी रिएक्शंस ना ओजोन और हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ भी होती है। ये तो हमने पढ़ी थी ऑक्सीजन के साथ, जब हम SO2 को ओजोन के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं तो दैट विल फॉर्म SO3 प्लस O2, इससे भी सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होता है। और जब SO2 को हाइड्रोजन परऑक्साइड O2 इज़ हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो ये हमारा H2SO4 प्रोड्यूस करता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब NO2 भी जो होता है वो भी ये ना लंग इरिटेंट होता है, जिससे कि रेस्पिरेटरी डिजीजेज आती है चिल्ड्रन को, और साथ में जो है ये टॉक्सिक होता है लिविंग टिश्यूज़ के लिए, और बहुत सारे हार्मफुल भी होता है फॉर फाइबर्स के लिए और टेक्सटाइल्स के लिए, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। ये सब गैशियस पॉल्यूटेंट्स के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमने पढ़ा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, देन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड देन है हाइड्रोकार्बन्स। तो आपको पता ही है हाइड्रोकार्बन्स इज कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन होंगे, ठीक है। अब जो हाइड्रोकार्बन है ना वो हमारे फॉर्म होते हैं जब डिकम्पोजिशन होता है फॉसिल फ्यूल्स का, ठीक है।
तो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स है वो भी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। क्या कॉज करते हैं ये? एजिंग कॉज करते हैं, ठीक है, प्लांट्स की, ब्रेक डाउन कर देते हैं टिश्यूज़ को, और साथ में शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स और ट्विग्स, ये सब इससे होते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में। तो हाइड्रोकार्बन्स के बाद लास्ट आता है हमारे पास ऑक्साइड्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ऑक्साइड्स है कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोऑक्साइड एंड देन पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक भी होते हैं, दैट मीन्स कि ये कॉज करते हैं कैंसर, ठीक है। जो लास्ट है हमारे पास वो है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ठीक है, जिसमें फर्स्ट आता है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। अब जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बहुत एक सीरियस एयर पॉल्यूटेंट है, ठीक है, जो हार्मफुल होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए भी। तो जो CO है हमारा, ये प्रोड्यूस्ड होता है जब हमारी डिकम्पोजिशन हो जाती है फॉसिल फ्यूल्स की, ठीक है। ये एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, ठीक है। अब ये हार्मफुल इसलिए होती है क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग टू आवर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, ठीक है। ऑक्सीजन की डिलीवरी को ये ब्लॉक कर देती है जब वो ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, देखो डे बाय डे जो हमारा ये प्रोड्यूस हो रहा है वो किससे हो रहा है, जैसे हमारे पास पॉल्यूशन बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, व्हीकल्स जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए ना कार्बन मतलब इवन जो हमारे पास जिन्हें स्मोकिंग की हैबिट होते हैं, इवन दे आर एडवाइज नॉट टू स्मोक, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्वांटिटी ज़्यादा होती जा रही है। इवन ये क्या करता है, ये साइमल्टेनियसली अबॉर्शंस, इवन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं दे आर ऑल्सो एडवाइज नॉट टू स्मोक, परमेच्योर बर्थ या फिर डिफॉर्म बेबीज इसकी वजह से होता है वो, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। सेकंड जो आता है इसमें वो आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, अब आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये प्रोड्यूस कैसे होती है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, इसकी जो क्वांटिटी है वो अप्रॉक्स ये 0.3 फॉर्म करता है अप्रॉक्स बाय वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर। तो क्या होता है, और जबकि जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो ना हमारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, जो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ा पीछे, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, ठीक है। अब जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ना वो 300 टाइम्स स्टेबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, ठीक है, ऑक्सीजन। अब जो हमारा जो कार्बन हीमोग्लोबिन है तो इसलिए इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, जब इसकी क्वांटिटी 3-4% हो जाती है ना तो ये ऑक्सीजन को ब्लॉक मतलब उसे रोक देता है कि वो आगे डिलीवर ना कर सके, ठीक है। सेम ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है कि इसके अंदर 0.3 जो हमने परसेंट को, इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट आता है टॉपिक वो है स्मोक, ठीक है। स्मोक जो है ना वो किससे बनता है, मिक्सचर ऑफ, स्मोक हमारा मिक्सचर है फॉग का एंड स्मोक का, ठीक है। इसके अंदर 2 टाइप्स के स्मोक होते हैं, ठीक है, एक होता है क्लासिकल स्मोक और दूसरा होता है फोटोकेमिकल स्मोक। जो क्लासिकल स्मोक होता है हमारे पास, वो हमारे पास होता है, ये अक्कर करता है कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में, ठीक है।
जो हमारे ठंड में स्मोक होता है ना वो। और ये क्या है बेसिकली, ये जो सारे ये रिड्यूसिंग एजेंट्स है, तो इसलिए इसके स्मोक को बोलते हैं हम रिड्यूसिंग स्मोक, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक हमारा अक्कर होता है वार्म में, ठीक है। ये वार्म क्लाइमेट में अक्कर होता है और मॉइस्चर में। और ये कैसे बनता है, जब हमारे पास जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना उनके ऊपर सनलाइट का एक्शन होता है, जिस नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि प्रोड्यूस होते हैं फैक्ट्रीज वगैरह से, तो उससे हमारा फोटोकेमिकल स्मोक बनता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। अब देखो, जब हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं ना तो हमारे पास मेजर जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना वो दो होते हैं। एक होता है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स, कुछ अनबर्न्ड फ्यूल्स होते हैं, और दूसरा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, NO। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ना वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमारा NO2 बना देता है। दोबारा से NO2 क्या करता है, रेडिएशंस लेता है और ना ब्रेक कर देता है NO2 को NO+O2 में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सनलाइट लेता है और ब्रेक डाउन कर देता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फिर से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से कंबाइन होकर ना ओजोन बना देता है, जो कि हमारी एक टॉक्सिक गैस है, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारा ओजोन, अब जो हमारा ये ऑक्सीजन होता है ना, ये ओजोन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ओजोन क्या करता है, जो यहाँ से NO प्रोड्यूस होता है इसके साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है। अब इसमें जो हमारा NO2 और O2 है ना, ये हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं, ओके। उसके बाद क्या है, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं फोटोकेमिकल स्मोक के। हमारे पास ये है मीथेन है, CH4। जब ये कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ तो ये प्रोड्यूस करता है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट है दिस इज एक्रोलीन, एंड एक है हमारे पास पैन विच इज, इसका नेम है पर ऑक्सी नाइट्रेट एसीटेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। ये हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं जो फॉर्म्ड होते हैं ड्यूरिंग द फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। इसका एग्जाम्पल्स है, ये हमारे पास जैसे मिथेन वगैरह गैसेस होती हैं और कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और साथ में ये इसके एग्जाम्पल्स है पैन और एक्रोलिन, ठीक है। टॉपिक इसके अंदर कि इफेक्ट क्या होता है फोटोकेमिकल स्मोक के, ठीक है। फोटोकेमिकल जो स्मोक होता है ना वो बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जैसे कि हमारे पास इसके अंदर ओजोन और पैन होता है विच इज़ प्री ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, वो एक पावरफुल आई इरिटेंट्स है, ठीक है। उसके बाद इसमें ये जो कंपाउंड्स होते हैं ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये इरिटेट करते हैं नोज और थ्रोट को। इवन इससे हमारे पास हेडेक, ठीक है, वीकनेस ऑफ आईज, ये सब भी होता है, ठीक है। और नर्वस की प्रॉब्लम्स भी होती है इससे। नेक्स्ट है कि ये क्या करता है, क्रैक कर देता है, क्रैकिंग ऑफ रबर। प्लांट्स के लिए भी ये बहुत हार्मफुल होता है, एक्सटेंसिव डैमेज करता है प्लांट्स को। कोरोजन मेटल्स पे जंग लगा देता है विद, जैसे कि बिल्डिंग्स मटेरियल्स होते हैं, रबड़ होते हैं और पेंटेड सरफेस होते हैं। जैसे हमारे पास एसिड रेन था ना, उसका एग्जाम्पल वी कैन से ताजमहल, वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है उसको, तो इससे कोरोजन हो जाती है, वो भी एग्जाम्पल है कोरोजन ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो हमारे पास ना इसके अंदर आता है कि हम फोटोकेमिकल स्मोक को ना रिड्यूस कैसे कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो जब हम जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है इसमें कि हाउ कैन फोटोकेमिकल स्मोक रिड्यूस्ड। ठीक है, अब जो फोटोकेमिकल स्मोक को रिड्यूस्ड करना है,
ठीक है। तो वो हम रिड्यूस करेंगे, हमारे जो सब्सटेंसेस है जो पहले जैसे हम NO2 और जो भी हाइड्रोकार्बन्स है, ओजोन है, अगर हम उनकी कंसेंट्रेशन कम कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फोटोकेमिकल स्मोक अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके रिड्यूस हो जाएगी कंसेंट्रेशन। ये बेसिकली हमारे ना कैटालिटिक कन्वर्टर से होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन की कंसेंट्रेशन को कम कर देते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ना कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि पायरस, विट्स, ये क्या करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड को, और इनसे क्या होता है कि ये आगे रिएक्ट करते हैं, ये ना फॉर मैटर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इनसे भी हमारा फोटोकेमिकल स्मोक जो है उसकी कम हो जाता है, ठीक है। इससे भी हम रिड्यूस कर सकते हैं इसे। ओके, तो सबसे पहले हमने ट्रोपोस्फेयर पढ़ा था, ठीक है, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन में क्या है, देखो इसमें जो हमारा ओजोन होता है ना, बेसिकली जो स्ट्रेटोस्फेयर की जो अपर लेयर होती है उसमें हमारे पास ओजोन प्रेजेंट होता है, ठीक है, O3। अब जो ओजोन होता है ना वो प्रोटेक्ट करता है हमें, जो UV रेडिएशंस होते हैं, हार्मफुल UV रेडिएशंस होते हैं, उसे प्रोटेक्ट करता है अप्रॉक्स 95%, ठीक है। तो अब ये जो ओजोन होता है ये ना थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल होता है। देखो ये कैसे फॉर्म होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारा UV रेडिएशंस के साथ ऑक्सीजन अलग अलग बना देता है, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करके एटम्स बना देता है। अब उनमें से जो ऑक्सीजन एटम है वो दोबारा से ऑक्सीजन से कंबाइन होकर हमारा O3 बना देता है, ठीक है, O3 बन गया। अब इसमें क्या होता है, देखो ओजोन जो लेयर है, अब इसमें क्या होता है, जो ओजोन है उसके लिए जो हार्मफुल डिप्लीशन ऑफ ओजोन जो है वो किस वजह से हो रहे हैं, जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, राइट, और जो भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं उसकी वजह से हो रहे हैं। तो अब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये ना क्या करते हैं, ये फ्री क्लोरीन रेडिकल जनरेट करता है जिससे कि कॉज करता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास कि ना CFCs, देखो हमारे पास ओजोन यहाँ पर ये बन गया, ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है क्योंकि जो O3 है ना वो थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल है, तो ये डिकम्पोज हो जाता है O2 में दोबारा से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखो, हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन कोई भी हमने कंपाउंड ले लिया, उसको हमने UV रेडिएशन तो इसने क्लोरीन मॉलिक्यूल जनरेट किया, ठीक है। क्लोरीन मॉलिक्यूल जो यहाँ पर ओजोन प्रोड्यूस हुआ उसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड का एक रेडिकल बना देगा, ठीक है, डॉट इज रेडिकल। अब जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है हमारे पास, जब वो फ्री ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, जो यहाँ पर फ्री ऑक्सीजन एटम्स निकले थे, एंड दैट विल फॉर्म क्लोरीन रेडिकल। अब ये क्या करता है कि बहुत सारे क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट करता है विद द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अब क्लोरीन जो जनरेट करता है ये, इस वजह से डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और ये जो बाकी सारे कंपाउंड्स होते हैं CFCs के साथ, ये सारे क्या होते हैं, बेसिकली नॉन रिएक्टिव होते हैं या फिर नॉन टॉक्सिक गैस होते हैं सब, ठीक है। ये है हमारा स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन। अब देखो जो हमारे पास क्या हुआ था 1980 में, जो एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट है उसने अंटार्कटिका जाके क्या रिपोर्ट किया, उसने देखा कि जो हमारे जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड या फिर क्लोरीन रेडिकल जो प्रोड्यूस हुए थे ना समर सीजन में, इन समर वो नाइट्रेट के साथ और मिथेन के साथ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ और मिथेन के साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड्स बना देते थे, ठीक है, विद इन CH3 का रेडिकल और विद द HCl, ठीक है। और विंटर में जो हमारे पास ये कंपाउंड है ये हाइड्रोलाइज होके हाइपोहेलस एसिड बना देता था, ठीक है। तो इसने क्या किया कि ना इसमें ना क्या हुआ था कि जो इसमें हाइपोहेलस कंपाउंड जो प्रोड्यूस हुआ था हमारा, इसमें उस टाइम पे ना जब विंटर पे, तो वहाँ पर जो HOCl है और Cl2 जो हमारा प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर, इन दोनों से क्या हुआ था, ये दोनों ना रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर देते हैं, मतलब एक फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोल सकते हैं। तो ये रेडिएशंस जब इनके ऊपर आई तो ये प्रोड्यूस करते थे OH-Cl रेडिकल्स और साथ में क्लोरीन के रेडिकल्स, ठीक है। तो ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली क्लोरीन के रेडिकल्स प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। अब उसके बाद ना हमारे पास ना वो आता है
कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का इफ़ेक्ट क्या होता है। जो ये एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट था ना, इसने कहा था कि जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन है ना, उसको हम ओजोन होल बोलते हैं, ठीक है। उसने नेम दिया था इसे ओजोन होल, राइट। और अब इसके बाद जो ओजोन लेयर है उसका बेसिकली हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होता है, ठीक है। देखो हमारे पास है इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। देखो एज यू नो कि जो ओजोन लेयर है, अब देखो ओजोन लेयर प्रिवेंट करती है हमें, ठीक है। तो ओजोन लेयर्स जो हमारे पास यूवी रेडिएशंस आती है उससे क्या क्या, उससे हम बहुत हार्मफुल होते हैं वो। उससे स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है, कैटरेक्ट, और प्रॉब्लम आ सकती है इन द म्यूटेशन ऑफ सेल्स में, ठीक है। और ये डिक्रीज कर देता है कंटेंट ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। तो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं बहुत सारे, और पता ही है यूवी रेडिएशंस ना बेसिकली प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है। उन्हें ये पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है इवन, ठीक है। ये है इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर।